आप लोग बीजेपी को बटन दबा के कनाहली जी को जिता के यहाँ से भेजना है। और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बी टीम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का टीम है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ही है। भारतीय जनता चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश का हम सब मिलकर जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं। सभी से दरख्वास्त करना चाहूंगी हमारी बीच उपस्थित श्री पेमा खांडू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। और यहाँ मंच पर उपस्थित इस राज्य के बहुत ही वरिष्ठ नेता, सरकार में हमारा सहयोगी ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री चोनामेन जी, हमारे होम मिनिस्टर और साथ ही साथ हमारे वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंपेन के चेयरमैन श्री बमांग फेलिक्स जी, यहाँ मंच पर उपस्थित 14 दोईमुख के ऑनरेबल एमएलए जो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है श्री कनाहली तारा जी, 13 ईटानगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अनकॉन्टेस्टेड होके इलेक्ट हुआ हमारा सहयोगी ऑनरेबल एमएलए श्री पेची कसो जी, 15 सगाली से अभी रिसेंटली ही अनकॉन्टेस्ट होके इलेक्ट ऑनरेबल एमएलए श्री रघु तेजी जी, हमारा भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज श्री कलम जी, यहाँ बीजेपी के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री रोगी जी, हमारे बीजेपी के युवा कार्यकर्ता श्री हवा बगान जी, और यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के इस डिस्ट्रिक्ट के सभी कार्यकर्ता, हमारे स्टेट के ऑफिस बियरर्स, यहाँ उपस्थित सभी पंचायत लीडर्स, हमारे गांव बरास, हमारे के कल्चरल ट्रूप्स और मीडिया के दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आज यहाँ होलोंगी में जो अपना 14 दोईमुख कॉन्स्टिट्यूंसी के 9 सर्कल का कोई किमिन, गुंटूर, दोईमुख, बंदरदेवा, बलिजान, करासो, संगकोटा और यूपिया, सो 9 सर्कल से यहाँ पे जितने भी जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और अपना बीजेपी के कार्यकर्ता आए हैं, आप सभी को मैं दिल से यहाँ पर मैं आप सभी को यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ मैं, जैसे हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री चोनामेन साहब ने जो कहा कि इस बार यहाँ होलोंगी में कुल मिला के हम लोग 4 अनकॉन्टेस्टेड होके जो विधायक बन के बैठे हैं, इसमें मैं हूँ, डीसीएम साहब है, कनाहली ये अपना तेची कासो जी है और अपना रतु तेजी जी, तो 4 अनकॉन्टेस्टेड एमएलए आज आपके बीच में यहाँ पे उपस्थित है। अभी चुनाव का माहौल है 2024 का चुनाव का, और भारतीय जनता पार्टी ने खेल का शुरुआत ही हम लोग का 10 अनकॉन्टेस्टेड एमएलए होके हम लोग ने दिखाया है। इस बार तो जैसे डीसीएम साहब ने कहा कि इस बार तो बीजेपी अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत ही एक हिस्टोरिक, एक मार्जिन, हिस्टोरिक रिकॉर्ड हम लोग सीट जिता के हम लोग दिखाएंगे।
और ये जो दावेदार जो हम आज पार्टी का बिहार में जो कर रहा है, मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को देखते हुए। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप सब लोग जानते हैं कि बहुत ही एक डिफिकल्ट एक स्टेट है, यहाँ का टेरेन बहुत ही डिफिकल्ट है। अरुणाचल जो है नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है, पूरे हमारा वेस्टर्न से कोना से लेके ईस्टर्न कोना, तवांग से लेके पूरा लोंगडिंग तक हमारा यहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत ही टफ है। उसका बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो प्रगति लेके आया अरुणाचल के लिए, उस प्रगति को देखते हुए आज अरुणाचल में कोने कोने गांव-गांव में यही नारा है कि एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर बीजेपी सरकार। ये ऑलरेडी ट्रेंड जो है और ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश की जितने भी जो जनता है उन्होंने मन में ये रख चुका है। तो केवल हम लोगों को कुछ ही दिनों का ही बात है, 2 हफ्ते बाद जब हम लोग टूरिंग में जाएंगे 19 अप्रैल में जाके अपने जितने भी अरुणाचल के जो सिटीजन्स हैं, जितने भी हमारा जो वोटर्स हैं, वो लोग जाके अपना बीजेपी में वो लोग वोट डालेंगे। और इस बार का रिजल्ट 2 फेजेस में काउंटिंग हुआ जाएगा। एक हो गया 2 अप्रैल जिसमें पूरे अपने विधानसभा का काउंटिंग होगा, और दूसरा है 2 जून में पूरा विधानसभा का काउंटिंग किया जाएगा, और दूसरा है 4 जून जिसमें अपना लोकसभा का काउंटिंग किया जाएगा। सो पहले में तो हम लोगों का एमएलए और एमपी का काउंटिंग एक साथ होता था, मगर इस बार 2 बार काउंटिंग होगा, 2 जून और 4 जून। इसका मतलब यह है कि अरुणाचल प्रदेश में जितने भी हमारा भारतीय जनता पार्टी के वेल विशर्स, जितने भी हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2 बार सेलिब्रेशन करने का मौका मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट को जो डेवलपमेंट किया वो हम लोग सोच भी नहीं सकता। पहले देखिए कि अपने ही देश में जो लोग बड़े शहरों में जो लोग बसे हुए हैं, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में, पुराना जमाने में उन लोगों का सोच नॉर्थ ईस्ट का तरफ में जितने भी जो नेगेटिव चीज था वही पहचान था नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट वाज नोन फॉर करप्शन, पुराना पहचान। नॉर्थ ईस्ट पुराना जमाने में इंसर्जेंसी का तो चलते नॉर्थ ईस्ट का पहचान हुआ करता था। नॉर्थ ईस्ट में अपना डेवलपमेंट नहीं होने का पहचान ये पूरे देश भर में छाया हुआ था। 2014 में 2014 में नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पूरा नैरेटिव को चेंज किया। नैरेटिव को सिर्फ लेक्चरबाजी में ही नहीं बल्कि ग्राउंड में उतरकर उसमें काम करके दिखा के नॉर्थ ईस्ट का जितने भी जो वेक्स्ड इशू है उसको सुलझा के डेवलपमेंट के पटरी में लेके आया। अभी आज नॉर्थ ईस्ट का चेहरा बदल चुका है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमारा नॉर्थ ईस्ट को एक नया पहचान मिला है। आज का नॉर्थ ईस्ट का जो पहचान है वो एक उभरता हुआ, एक डेवलपमेंट के पटरी में जाता हुआ एक नॉर्थ ईस्ट का पहचान है। उस पुराना जमाने में जो इंसर्जेंसी से जो बांध के रखा था नॉर्थ ईस्ट को, उस इंसर्जेंसी का चेन को मोदी साहब ने अभी तोड़ दिया है। अभी इंसर्जेंसी फ्री नॉर्थ ईस्ट हो गया है। उस जमाने में जो नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं था, आज नॉर्थ ईस्ट में काफी डेवलपमेंट एक नया पहचान बन गया है नॉर्थ ईस्ट में। उस जमाने में कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को इतना करप्ट बना के रखा, जनता को करप्ट बनाया, लीडर्स को करप्ट बनाया, ब्यूरोक्रेसी को करप्ट बनाया। आज मोदी सरकार आने के बाद नॉर्थ ईस्ट में करप्शन जो है वो दूर दूर तक दिखता भी नहीं है। ये नया पहचान माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कृपा से और भारतीय जनता पार्टी के एफर्ट से नॉर्थ ईस्ट को एक नया पहचान मिला है। और उसका अंतर्गत जैसे मैंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है। अरुणाचल प्रदेश में कुल मिला के 26 से भी अधिक जनजाति यहाँ पे ट्राइब्स यहाँ पे हम लोग बसे हुए हैं। 100 से भी अधिक उप जनजाति सब ट्राइब्स यहाँ पे बसे हुए हैं। इतना ट्राइब्स बसने का बावजूद भी नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश को यूनाइटेडली पकड़ के रखा तो भारतीय जनता पार्टी ने ही इसको संभाल के रखा।
हम सब ने पहले कांग्रेस का सरकार देख चुका है। कांग्रेस का सरकार के वक्त में आप देखिए कि सभी ट्राइब्स साइलोस में काम करता था। अगर मैं निशी हूँ तो निशी का ही बीच में ही बैठता था, मैं मोनपा हूँ तो मोनपा का दुनिया में ही बैठता था। खामती है ईस्टर्न तिरप चावल लोडिंग में तंगसा वंचो लोटे तागिन आदि गालो सभी लोग अपना अपना बंद कमरे में बंद दीवारों में आपस में ही मिलकर बैठता था। इस तरह से कांग्रेस ने अरुणाचल को यूनाइट कर नहीं पाया। कांग्रेस ने अरुणाचल को सिखाया तो करप्शन सिखाया। कांग्रेस ने अरुणाचल को दिया है तो हम लोगों को डेवलपमेंट से हम लोगों को वंचित होकर रखा। बीजेपी आने के बाद अभी आज देखिए जितने भी जो ट्राइब्स है अरुणाचल में कितना यूनाइटेड होके टीम अरुणाचल अपना अरुणाचल का एक होमली एटीट्यूड फील करके यहाँ के लोग जब तवांग जाते हैं तो वहां जाके भी अपने लोग वो लोग मोनपा यहाँ से निशी लोग जब तवांग जाते हैं तो निशी को फील होता है कि तवांग भी अपना है। मोनपा के लोग जब तिरप चांगल जाते हैं तो उन लोगों को फील होता है कि तिरप चांगल भी अपना है। इस प्रकार से पैन और अरुणाचल का जो बॉन्डिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुताबिक यहाँ पे हुआ है। बीजेपी यहाँ में 2014 के बाद में यहाँ में जिस प्रकार से जो काम किया खास करके डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को आप लोग देख सकते हैं। आज देखिए ट्रांस अरुणाचल हाईवे तवांग से लेकर पूरा लोडिंग तक करीबन 1800 किलोमीटर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया तो कौन सा पार्टी ने कंप्लीट किया? बीजेपी। बीजेपी ने ट्रांस अरुणाचल हाईवे को हम लोग ने कंप्लीट करके दिखाया। रेलवे लेके आया तो कौन सा पार्टी ने लेके आया? बीजेपी। अरुणाचल में रेलवे का नक्शा में जोड़ने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी आज देखिए फुटहिल में आसाम अरुणाचल के जितने भी जो फुटहिल एरियाज है वहां में पूरा अभी रेलवे का बनने का काम शुरू हो गया है। लुकोंग सेलेक्ट से लेके पासीघाट काम शुरुआत हो गया है। पासीघाट से फिर फर्दर आगे जाएगा अपना परशुराम कुंड, वहां से होके फिर रुपाई तक आएगा, उसका भी काम नेक्स्ट ईयर से शुरुआत भी हो जाएगा। हम पहाड़ में बसने वाला लोग रेलवे भी अरुणाचल में आएंगे ये कभी हम लोग ने सोचा भी नहीं था। अभी आने वाला दिनों में 2 स्ट्रेटेजिक रेलवे, एक सेंट्रल अरुणाचल आलो के लिए और दूसरा अपना वेस्टर्न एक्सेस तवांग के लिए, इसका भी सर्वे का काम जो है वो हो चुका है। जब रेलवे बन जाएगा तो आप लोग देखना अरुणाचल का नक्शा और भी बदल जाएगा। और साथ ही साथ आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी का जमाना है। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के बिना हम लोग जी पाना भी मुश्किल है। तो पूरे अरुणाचल प्रदेश में अभी अपना 4G 5G का नेटवर्क पहुंचाया है तो किसने पहुंचाया? बीजेपी ने। गांव-गांव में आज आप लोग जाके देख सकते हैं। अपना फुटिल तो थोड़ा होलोंगी तो फुटिल एरिया है। आप लोग जब जाएंगे नॉर्दर्न अरुणाचल में दूर दराज जहाँ पहाड़ एरिया है वहां में भी आप लोग दूर दराज गाँव में जाइए, वहां में भी अभी अपना 4G और 5G का नेटवर्क पहुंच चुका है। वहां पे कम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत सारा काम हुआ। और आज हम लोग जिस लोकेशन में है यहाँ होलोंगी, 5 साल पहले ये होलोंगी पूरा जंगल एरिया हुआ करता था, पूरा जंगल। जैसे हमारा विधायक कन्ना हरी साहब ने जो कहा, एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव कांग्रेस सरकार में 15 साल लग गया सोचने के लिए कि एयरपोर्ट बनाना है, कहाँ बनाना है, होलोंगी बनाना है, कसिंसा बनाना है, कसिंसा बनाना है ना होलोंगी बनाना है। 10 साल 15 साल लगा दिया। बीजेपी सरकार आने के बाद तुरंत हम लोग ने फैसला किया कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट एवर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट चाहिए, हमको बड़ा एयरबस लैंडिंग करने का फैसिलिटी चाहिए। तो फिजिबल है अपना होलोंगी में 3 साल का रिकॉर्ड टाइम में ये एयरपोर्ट हम लोग ने बना के दिखाया। तो किस पार्टी ने किया ये काम? बीजेपी पार्टी ने। उस प्रकार से अभी कई सारा काम अभी आपका दोईमुख एरिया में हो, ईटानगर में हो, कहीं भी हो, आप रोड का स्थिति देखिए। पहले कॉलोनी रोड लोगों का क्या हालत हुआ करता था, आज देखिए इतना अच्छा कॉलोनी रोड बन गया है। एक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में केवल ईटानगर, नाहरलगुन और दोईमुख का बात नहीं कर रहा, पूरे अरुणाचल में इस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है। सो ऐसा सरकार हम लोगों को देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। नरेंद्र मोदी साहब की लीडरशिप पर
अभी ये देश काफी आगे चल चुका है। अपने पूरे दुनिया में अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में आके पहुंच चुका है। अभी आने वाला 2-3 सालों में तो टॉप 3 इकोनॉमी में जा पहुंचेगा। और प्रयास ये है कि बहुत ही जल्दी प्रधानमंत्री जी ये तय कर रहा है उनका पॉलिसीज के आधार पर कि वर्ल्ड का इकोनॉमी में नंबर 1 और 2 लेके इस देश को लेके पहुंचेगा। जो देश का इकोनॉमी बढ़ता है तो देश का डेवलपमेंट भी बढ़ता है और देश का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ता है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी पूरे देश को एक साथ अपना डेवलपमेंट के पटरी पे लेके जा रहा है। अभी अरुणाचल प्रदेश में जिस प्रकार से बीजेपी ने यहाँ पे जो काम किया, करप्शन को पूरा हम लोग ने खत्म किया। जितने भी जो रिक्रूटिंग एजेंसी है बहुत क्लियर कट हम लोग ने एक पॉलिसी बना के अपना जो गवर्नमेंट जॉब का जो रिक्रूटमेंट होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बाद स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, उसको स्ट्रेंथनिंग करके रिक्रूटमेंट को काफी हम लोग ने क्लींजिंग किया। साथ ही साथ अभी आने वाला दिनों में अरुणाचल का जो पोटेंशियल है यहाँ में इन्वेस्टमेंट के द्वारा और खास करके हमारा युवाओं के जरिए से जो स्टार्टअप्स लोगों के माध्यम से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अरुणाचल में और भी हम लोग बढ़ाएंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। आने वाला दिनों में इसको और भी हम लोग एक अच्छा पॉलिसी के तौर पे हम पब्लिक के सामने में हम लोग लेके जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने और एक बड़ा काम जो किया है ये पूरा आप लोग जानते हैं, खास करके आसाम अरुणाचल का बाउंड्री इशू, बॉर्डर इशू। तो देखिए अभी 50-60 साल से ही अरुणाचल आसाम के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट बॉर्डर इशू को लेके हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। और आसाम भी अपने लोग हैं, अरुणाचल भी अपने लोग हैं। तो दोनों ही आपस के कम्युनिटीज और आपस के ट्राइब को कांग्रेस सरकार ने हमेशा झगड़ा लगा के ही रखा। आज आसाम अरुणाचल का बॉर्डर सोल्व किया तो कौन सा पार्टी ने सोल्व किया? बीजेपी ने। बीजेपी आने के बाद अभी आसाम अरुणाचल का जो भी बॉर्डर प्रॉब्लम है वो सोल्व हो चुका है। कुछ एरिया में अभी डिमार्केशन थोड़ा सा बाकी है, वो इलेक्शंस का बाद तुरंत उसको भी टेक अप करके उस मैटर को भी तुरंत हम लोग सोल्व कर देंगे। अभी हमारा तनाहाली जी का नेतृत्व में जो डेवलपमेंट हुआ है ये आप सब लोग जानते हैं और आप सब के बीच में उनका जो एक डेवलपमेंट का पैम्फलेट्स भी आप लोगों को दिया गया है, एक छोटा बुकलेट भी आप लोगों को दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में तनाहाली साहब इस 14 ड्राइवों के एमएलए बनने के बाद उन्होंने पूरे नॉर्थ सर्कल में किस प्रकार से डेवलपमेंट किया है। खास करके अपना ईटानगर का ये अपना एक सैटेलाइट एक टाउन है दोईमुख एरिया, तो यहाँ में सरकार का भी काफी बड़ा एक फोकस है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को और भी हमको डेवलपमेंट करना है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में खास करके देखिए आपका जोते एरिया में वहाँ में एनआईटी जैसे बड़ा इंस्टीट्यूट वहाँ पे बन रहा है, वहाँ में अपना लॉ कॉलेज भी है और वहाँ में अपना फिल्म इंस्टीट्यूट भी अभी वहाँ पे बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाएगा। इस तरह से वहाँ पे पूरे जोते रोड में तो पूरा अपना एक एजुकेशनल एक हब बनने का एक प्लानिंग उस प्रकार से किया गया है। और हमें याद है आज से 5 साल पहले जो नया एमएलए साहब तनाहाली जी जो ये एमएलए बना था तो जोते में एक प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने बताया था कि वहाँ में एक अच्छा रोड होना जरूरी है। तो जोते पोमा रोड को भी हम लोग ने सैंक्शन करके अभी आज जोते पोमा का रोड देखिए कितना अच्छा रोड बन के तैयार है। और आने वाला दिनों में इस रोड को फर्दर फिर हम लोग एक्सटेंशन करके और भी बाकी के एरियाज में हम लोग लेके जाएंगे। तो कई सारा यहाँ पे बड़ा काम यहाँ पे हुआ है। हेल्थ सेक्टर में हो गया, एजुकेशन सेक्टर में हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर में हेल्थ, इसके बाद एजुकेशन सेक्टर में हो गया और भी बड़ा यहाँ पे बहुत सारा काम यहाँ पे हुआ है जिसका जिक्र ऑलरेडी तनाहाली साहब ने ऑलरेडी अपना स्पीच में किया हुआ है। अभी आने वाला दिनों में यहाँ में और भी अच्छा इस खास करके होलोंगी एरिया में राज्य सरकार के ओर से ऑलरेडी ये प्रस्ताव में ऑलरेडी है कि यहाँ पे बड़ा एक यूनिटी मॉल भी यहाँ होलोंगी में हम लोग बनाएंगे। और साथ ही साथ आने वाला दिनों में यहाँ होलोंगी एरिया में क्योंकि एयरपोर्ट अभी यहाँ पे बन चुका है और आप सबको पता है कि टूरिज्म क्षेत्र में गोल्फ टूरिज्म काफी पॉपुलर है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ होलोंगी में एक अच्छा एक गोल्फ कोर्स भी यहाँ पे होलोंगी में आने वाला दिनों में हम लोग बनाएंगे।
एक बार गल्फ कोस्ट आ जाने का बाद में टूरिज्म का जो है वो काफी जो नंबर से काफी अच्छा नंबर्स में बन जाएंगे और उसमें हाई एंड टूरिज्म जिसका स्पेंडिंग पावर बहुत ही ज्यादा है, ऐसे टूरिज्म के लोग यहाँ पे होलोंगी में आएंगे। तो इस प्रकार से काफी बड़ा एक प्लानिंग हम लोग ने करके रखा हुआ है। इस 14 दोईमुख होलोंगी कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे किस प्रकार से लेके जाना है। केवल आप सभी से मेरा ये निवेदन होगा कि आने वाला दिनों में खास करके जो चुनाव का दिन है 19 अप्रैल, आप लोग बीजेपी को बटन दबा के कलाहरी जी को जिता के यहाँ से भेजना है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी साहब ने जो योगदान दिया है अरुणाचल प्रदेश को डेवलपमेंट के लिए, आप सभी लोग विटनेस है। रिसेंटली 9 मार्च को माननीय पीएम साहब ईटानगर में आए, नॉर्थ ईस्ट का पूरा प्रोजेक्ट वहां से उन्होंने उद्घाटन और फाउंडेशन स्टोन ले किया। कुल मिला के नॉर्थ ईस्ट के लिए 55,000 करोड़ उन्होंने ईटानगर से आके लॉन्चिंग किया। 55,000 करोड़ में से अरुणाचल के लिए 41,000 करोड़ केवल अरुणाचल के लिए था। और ये तो कुछ भी नहीं है, आने वाला दिनों में इससे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत सरकार की ओर से अरुणाचल प्रदेश में होने वाला है। तो इसीलिए हम सबको नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देने का समय आ गया है। और ये समय है 19 अप्रैल। और माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोग किस प्रकार से धन्यवाद देंगे? हम लोग धन्यवाद देंगे अपना एमपी किरण रिजिजू जी का को वोट देके, बीजेपी का जो साइन है उसमें हम लोग दबा के हम लोग जाके पीएम साहब को धन्यवाद हम लोग एक्सप्रेस कर सकता है। क्योंकि हम लोग अभी पीएम साहब को डायरेक्टली वोट तो दे नहीं सकता, तो उनकी जगह में अपना यहाँ में एमपी कैंडिडेट है श्री किरण जी, तो उनको वोट दे के दोबारा फिर उनको यहाँ से पार्लियामेंट में भेजकर हम लोग अपना ग्रेटफुलनेस और थैंकफुलनेस टू ऑनरेबल पीएम साहब, ये हम लोगों को एक्सप्रेस करना है। और किरण जी यहाँ से अपना सांसद जरूर है। और जैसे डीसीएम साहब ने जो कहा, पहली बार अरुणाचल के हिस्ट्री में अपने यहाँ से यूनियन में कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला हुआ है। तो देखिए मोदी साहब अरुणाचल के वासियों को कितना प्यार करता है। उनको कैबिनेट मिनिस्टर देना मतलब केवल सिर्फ किरण को अच्छा पाके नहीं, बल्कि अपने अरुणाचल के जनता को रेस्पेक्ट करते हुए उन्होंने कैबिनेट में वहां पे शामिल किया। इट इज ए ग्रेट ऑनर फॉर द पीपल ऑफ अरुणाचल। तो इसलिए दोबारा फिर हम लोगों को किरण जी को यहाँ से थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में उनको जिता के यहाँ से फिर भेजना है। सो इस दौरान कहीं सुनने में भी आ रहा है, अभी चुनाव का माहौल है, कि कोई बोल रहा है कि बीजेपी का हम लोग बी टीम है, सीएम साहब का हम लोग बी टीम है, प्रधानमंत्री जी का हम लोग बी टीम है। इस तरह का रिमर्स पूरे अरुणाचल में छाया हुआ है। थोड़े पहले हमारा कैंपिंग कमेटी के चेयरमैन श्री बाबांग प्लीस ने जो कहा, अरुणाचल प्रदेश में कुल मिला के 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीट अनकॉन्टेस्ट होके ऑलरेडी जीत चुका है। और 50 एरिया में 50 कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी चुनाव हम लोग लड़ रहा है। और इस बार तो बीजेपी एक नया रिकॉर्ड, पिछले जो लास्ट टाइम का 2019 इलेक्शंस का रिकॉर्ड को भी तोड़ के एक नया रिकॉर्ड हम लोग एस्टैब्लिश करने वाला है, ये तय है। अभी देखिए बीजेपी का जो ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, बड़ा वो लोग हल्ला करते हैं, उनको कैंडिडेट ही नहीं मिला। 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में केवल 19 जगह में ही उन लोग अपना नॉमिनेशन डाल पाया है। कांग्रेस का हाल ये हाल हो गया है अभी। और बाकी जितने भी जो पार्टी है, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, आउट ऑफ 60 कॉन्स्टिट्यूंसी केवल 21 जगह में ही नॉमिनेशन फाइल कर पाया। एनसीपी आउट ऑफ 60 केवल 14 जगह में वो लोग नॉमिनेशन फाइल कर पाया। टीपीए आउट ऑफ 60 केवल 11 जगह में। इसके बाद अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी आउट ऑफ 60 केवल 4 जगह में।
इसके बाद बाकी फिर इंडिपेंडेंट और एलजेपी भी इस बार आगे, वो केवल एक ही जगह में नॉमिनेशन फाइल करता है। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग भी सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने के लिए भाई उन लोगों को पता नहीं, शायद मैथमेटिक्स में काफी कमजोर होगा। सरकार बनाने के लिए 31 चाहिए, 31 विधायक को जीतना पड़ता है। और जिस हिसाब से सीट में जो फाइलिंग किया, अभी देखिए यहाँ पे 20 का आंकड़ा भी नहीं पहुंच रहा है, तो सरकार कैसे बनाएंगे? इसीलिए मैं आज आप सभी को और अरुणाचल प्रदेश के पूरे जनताओं को मैं आज इस मंच से ये कहना चाहेगा, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बी टीम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का टीम है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ही है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो उम्मीदवार हैं वही भारतीय जनता पार्टी का टीम है। और पॉलिटिक्स में सेकंड प्राइज नहीं होता है भाई। पॉलिटिक्स में जो जीता वही सिकंदर। खेल कूद में सेकंड प्राइज होता है, फर्स्ट प्राइज भी होता है, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, कंसोलेशन प्राइज तक भी होता है। मगर पॉलिटिक्स में जो जीता उसका ही सरकार। और इस बार के 60 के 60 में बीजेपी ऑलरेडी जीत चुका है। तो इसलिए आप सभी लोग भी कंफ्यूजन नहीं होना है, आप सभी लोग बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है कि हम सभी का बी टीम बोल के कुछ एक्सिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, केवल बीजेपी का ही है। और इस बार तो पार्टी ने ये भी तय किया हुआ है कि इन केस अगर गलती से एक दो सीट नॉन बीजेपी का अगर आ भी जाता है तो उसको पार्टी में एंट्री नहीं मिलेगा। ये पूरा पार्टी में निर्णय बना के दिया हुआ है। 2024 के बाद अभी पार्टी का डिसिप्लिन भी और भी एनफोर्स किया जाएगा। गवर्नमेंट भी जिस हिसाब से चलना है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का लक्ष्य को देखते हुए हम लोग काम करेंगे। सो गलती से जीत भी जाओ कहीं भी तो वो बीजेपी में आना बंद है। गेम अभी पूरा सील हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन मैं आज फिर दोबारा अनुरोध भी करना चाहेगा, अभी जितने भी लोग जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं अन्य पार्टी से, उनके लिए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 6 साल के लिए गेट बंद हो चुका है। मगर उनके साथ जो लीडर्स ये कुछ अपना कार्यकर्ता लोग भी रास्ता भटक गया होगा, तो जो कार्यकर्ता जो इस वक्त जो भटक गया है उनके लिए गेट ओपन है 17 तारीख का, 17 अप्रैल। अभी 2 हफ्ता है, 2 हफ्ता में दोबारा फिर अपना जो लोग भटक गया साथी उनको फिर वापस अपना घर में हम लोग स्वागत करेंगे। जो लोग कैंडिडेट लोग तो भटक गए क्योंकि नॉमिनेशन विड्रॉल का अभी चांस नहीं है। उनके लिए तो अभी 6 साल, उनके लिए तो 6 साल अभी रास्ता बंद हो चुका है। मगर जो कार्यकर्ता उन पार्टी के साथ में जो साथ में चल गया है उनके लिए 17 अप्रैल तक गेट खुला है बीजेपी का। बीजेपी एक बड़ा घर है, बड़ा दिल वाला एक घर है, फिर वापस हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार है। तो आप लोग भी कोशिश करना है, या वोटिंग ग्रुप में आपका कोई साथी कोई सीनियर लीडर अगर भटक गया है तो पार्टी की ओर से 17 तारीख तक आपको वेलकम करने के लिए हम लोग ग्रुप के बैठा हुआ है। ये इन्विटेशन जरूर आप लोग पहुंचाइएगा। तो आने वाला दिनों में 14 दोईमुख असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को और भी हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। और ईटानगर का जो सैटेलाइट टाउनशिप है, खास करके दोईमुख हो गया, सकाली हो गया और इवन नेचुरी हो गया, इन सब को डेवलपमेंट करने का जिम्मेदारी इस बार हम लोग अच्छे से उठाएंगे। आने वाला दिनों में और भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स अपना जनता को हम लोग यहाँ पे डेडिकेट करेंगे। आने वाला जो सरकार है, जैसे हमारे सीनियर लीडर डीसीएम साहब ने जो कहा है, आने वाला सरकार महिलाओं के लिए होगा, युवाओं के लिए होगा, हमारा गरीब लोगों के लिए होगा। पूरे अरुणाचल का जितने भी जो माता पिता और सिटीजन्स हैं उन सभी के लिए अपना पॉलिसीज उस प्रकार से हम लोग बनाए जाएंगे। बहुत ही जल्द इसी महीना 10 तारीख को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री जेपी नड्डा जी यहाँ अरुणाचल में आएंगे। और नड्डा जी ने कहा कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रैली एड्रेस करेंगे। और नड्डा जी ने कहा कि और बाकी जगह तो सब अनकॉन्टेस्ट हो गया, ईटानगर भी अनकॉन्टेस्ट हो गया, सागाली भी अनकॉन्टेस्ट हो गया, तो मैं अपना कार्यकर्ता का वहीं जाऊंगा। मैं सोचा कार्यकर्ता तो सभी कार्यकर्ता है, किसके बारे में बात कर रहा है? तो नड्डा साहब ने बोला है कि हमारा उस जमाने में जो कार्यकर्ता 10 साल जो ले चुका है,
5 साल जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं और 5 साल जो विधायक रह चुके हैं तनाहली ताराजी का कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 10 तारीख को नड्डा साहब आएंगे, पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। मैनिफेस्टो रिलीज करने के बाद फिर दोईमुख में तनाहली जी के लिए अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी मीटिंग वहां दोईमुख में कंडक्ट करेंगे 10 तारीख को। तो आप सभी कार्यकर्ता से निवेदन होगा कि 10 तारीख को आप लोग अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाषण सुनने के लिए आप लोग जरूर वहां आइए। और आज अभी मैं कल से ही कामिंग बेल्ट का मैं टूर करके आया हूँ। आज पूरा सुबनसिरी बेल्ट का मैं 2 दिन में टूर करूंगा। इसके बाद फिर मैं जाऊंगा सियांग बेल्ट होके फिर मैं 10 तारीख को यहाँ नड्डा साहब के साथ ज्वाइन करूंगा। इसके बाद दोबारा फिर मैं सियांग बेल्ट होते हुए फिर इसके बाद फिर ईस्टर्न अरुणाचल लोहित बेल्ट और तिराप बेल्ट में भी हमको जाना है। तो इतने सालों में जिस प्रकार से आप सभी लोग ने एक विश्वास के साथ में हमको साथ दिया है, ये टीम अरुणाचल का एक काम है, एक रिफ्लेक्शन है। जो भी अचीवमेंट हम लोग ने 8-9 सालों में जो कर पाया है, ये आप सभी का आशीर्वाद के कारण से है। अभी आने वाला दिनों में भी हम लोगों के एक लंबे स्तर का अरुणाचल को लेकर हम लोग प्लानिंग करना है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी एक विकसित भारत के लिए बात करते हैं 2047 में, उसी प्रकार से एक विकसित अरुणाचल 2047 का प्लानिंग हम लोग बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग मन में ठान लेना है। When the country will be celebrating 100 years of India's independence in 2047, at that time Arunachal will be celebrating the naming of Arunachal Pradesh, 75 years of naming of Arunachal Pradesh. So लक्ष्य है 2047, लक्ष्य केवल हमारा 2029 नहीं है, लक्ष्य है 2047 एक विकसित अरुणाचल के रूप में हम लोग बना के देखेंगे। यही हमारा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता का एक विश्वास है। तो इतना कहते हुए आप सभी से एक बार फिर मैं अनुरोध करेंगे कि अपना बीजेपी के उम्मीदवार तनाहली जी को थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में आपको जिताना है। साथ ही साथ अपना किरण रिजिजू जी को, एमपी साहब को भी, किरण को भी यहाँ से अच्छा वोट देके एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में दोबारा फिर उनको पार्लियामेंट में भेजना है। इन्हीं आशाओं के साथ में मैं अपना शब्दों को यही विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल।